दरअसल 13 माह के जुल्म के बाद इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा तय पा गया है। अमन मुआहिदा कितना अहम है और क्या इसराइल इसकी पासदारी करेगा? क्योंकि हमने माजी में देखा है कि गुज़श्ता माह इसराइल ने लिबनान के साथ 300 से जायद बार जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, इजराइल तो 1948 से लेकर आज वाले दिन तक ना किसी मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद नहीं करता। उसके साथ तो सीरिया का बैनुल अक़वामी सरहद का मुआहिदा भी मौजूद है, लेकिन अभी आपने देखा बशारुल असद साहब के जाने के बाद उसने सीरिया के अंदर किस तरह घुसकर कार्रवाइयां की और किस तरह उसकी मजीद टेरिटरी के ऊपर कब्जा जमा लिया है। इसी तरह वो बार बार जो है वो लबनान के साथ कितने ही मुआहिदे हैं, लेकिन लबनान के अंदर बार बार वो चढ़ दौड़ता है और लबनान के अंदर जो है, बल्कि एक जमाने में तो उसने बफर जोन तक बनाया। इसलिए उससे ये उम्मीद करना कि ये मुआहिदे पर अमल करेगा, हाँ, ये एक वक्त गुजारने का, कुछ वक्त मिलने का जरूर होगा। जो 50,000 के करीब लोग जो है शहीद हो चुके हैं, उनको उनकी जो शहादतें हुई हैं, उनके जो लवाहिकीन है, उनको कुछ वक्त मिल जाएगा दोबारा से शहीद के लिए। ये सिर्फ वो गैप का टाइम होगा जिसमें दोबारा शहादत के लिए लोग तैयार होंगे। इसके अलावा जो है इस जंगबंदी से आपको ये समझें कि इससे कोई सूरत हाल में तब्दीली आएगी, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है रात जंगबंदी मुआहिदा हुआ और उसके फौरी बाद इसराइल ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी की, जिसके नतीजे में गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 32 अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीका मुआहिदा कराने तो आ गया है, लेकिन क्या वो इस मुआहिदे पर अमल दरामद भी करवा पाएंगे? क्योंकि ये होता हुआ दिख नहीं रहा। देखिए, अमेरिका ही ने तमाम मुआहिदे करवाए। आप कैंप डेविड से लेकर ओस्लो मुआहिदे तक चले जाएं। अभी ओस्लो मुआहिदे के सिलसिले में एक दफा दोबारा ओस्लो में मीटिंग भी हो रही है। ये तमाम मुआहिदे ये बैनुल अक़वामी ताकतों ने कराए थे और ये इंटरनेशनल थे। और ये तो बल्कि यासिर अरफात जो उस वक्त सदर थे फलस्तीन के, उनके दरमियान और इसराइल के वजीर आजम के दरमियान हुए थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस पे से किसी पर भी इसके ऊपर पाबंदी नहीं करी और उसका किसी चीज का ख्याल नहीं रखा। और जहां तक अमेरिका की बात है, तो आप ये देख रही हैं कि जाने वाले सदर भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने किया। ये नहीं सोच रहे कि 13 महीने में क्या होता रहा है। और आने वाले सदर कहते हैं कि मेरी वजह से हुआ है। तो बुनियादी तौर पर ये एक सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स है जो वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका वाले। इससे ज्यादा अमेरिका का इंटरेस्ट और कोई नहीं। अमेरिका का इंटरेस्ट इसी में है कि इजराइल की पुष्टपनाही की जाए और इजराइल के जरिए से मिडल ईस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल बरकरार रखा बिल्कुल, जाए। क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया था। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आखिरी, उसके अंदर उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे फलस्तीन और खासतौर पे गजा के लोगों के लिए, तो उनके दिली हमदर्दी या कोई इंसानी हकूक या इस तरह की कोई बात नहीं है। बस वो एक वक्त गुजारने के लिए, क्योंकि एक बहुत ज्यादा वाकयात हो चुके हैं और जो कुछ इजराइल ने हासिल करना था वो उसने हासिल कर लिया है। उसने जो है तकरीबन हमास की सारी क़यादत को शहीद कर दिया है, हिजबुल्लाह की सारी क़यादत को उसने शहीद कर दिया है, ने अपने आप को मुस्तहकम कर लिया है सीरिया के अंदर। तो वो जो उसके हदफ थे वो उसने अपने हदफ तकरीबन पूरे कर लिए थे। और हम तो ये बात 2 महीने से कह रहे थे कि ये अब जंग जो है ये किसी रुक सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक गैप अरेंजमेंट है, आप इसको मुस्तकिल हल बिल्कुल मत समझें। बिल्कुल, और हमास को तो ये भी खदशा है कि इजरायली हुकूमत उन यरगमालियों की वापसी के बाद एक मरतबा फिर से गजा पर हमले शुरू कर सकता है, क्योंकि अमन मुआहिदे के पहले फेज में ही हमने देखा है कि यरगमालियों को वापस करना होगा। दूसरी तरफ से इजरायली हुकूमत ने पहले ही ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी जारी कर दिया है, जिसमें शाम, मकबूजा फलस्तीन और उर्दन शामिल हैं। तो ये खदशात कितने को वैलिड हैं? देखिए, ये तो जो नक्शा है ना जी, ये तो हमेशा से मौजूद था। ये तो हम अगर अपनी कबूतर की तरह आंखें बंद रखें तो अलहदा है, वरना इसके अंदर देखिए, सीरिया शाम का लफ्ज जब इस्तेमाल होता है ना, तो पुराने वक्तों के अंदर शाम कहा जाता था पूरे फलस्तीन को, पूरे पूरे जॉर्डन को, हत्ता कि इसके अंदर इराक भी शामिल था। तो वो ही नक्शा जो है वो उसने एक दफा दोबारा उनके लोगों ने सामने ले आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और इसके लिए देखिए, जो उनकी उनकी जो वहां पर हसास मुकामात है, उन पर जो नक्शे अवेजा है, उसमें ये तमाम इलाका जो है एक वक्त के अंदर इजराइली दिखाया जा रहा है। जिसे हम ग्रेटर इसराइल कहते हैं, वो इसको अपना
साबका इजराइल समझते हैं, वो तो खैबर तक आने की बात करते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये तो अब हमारी तरफ से ये है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान मुल्कों के अंदर ये जल्दी लगी हुई है कि किसी तरह वो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर ले। और इस जंग के अंदर भी हमने देखा कि बहुत सारे मुसलमानों ने बड़े पैसे कमाए हैं इजराइल के साथ मिलकर। तो ये जंग को, आप इस जंग को ये देखेंगे, बेचारी हमास नहीं लड़ी है, या हमास के साथ कुछ हिजबुल्लाह ने लड़ ली, कुछ हुसियों ने लड़ ली। बाकी जो मुसल ममालिक थे वो तो सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ एक बहुत सारे तो सिर्फ जबान की हद तक थे, और कुछ तो जबान की हद तक भी नहीं थे। ईरान इस सारे मामले में कितना कुछ रेलेवेंट है, क्योंकि ईरान के ही अंदर हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत हुई। इस अमन मुआहिदे के बाद ईरान की पोजीशन क्या होगी? देखिए, ईरान जो है वो ये दावा करता है कि जिस तक 7 अक्टूबर को ये हमला हुआ था तो ईरान को उन्होंने पिक्चर में नहीं लिया था, ईरान को नहीं पता, और ईरान उसके बाद जो है एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक इंसानी हकूक की वजह से उनके साथ है। ईरान तो फिलहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो इसको वेलकम ही करेगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है, पहले तेहरान से लेके जनूबी लबनान तक, जनूबी बैरूत तक जो है वो एक सप्लाई लाइन बन गई थी, और उस सप्लाई लाइन को कटने की कहीं पर भी कोई जगह नहीं थी। लेकिन बशारुल असद के हटने के बाद ईरान की जो वो सप्लाई लाइन है वो कट गई है। तो ईरान को बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर नुकसान हुआ है। उसको ये इल्जाम भी लेना पड़ा कि इस्माइल हानिया को उनके मुल्क में आके मार दिया गया, जी। जिसका वो कोई जवाब सके। आया कि उससे पहले उनके और बड़े-बड़े लोगों को, कासिम सुलेमानी से लेकर उनके एटमी साइंसदान तक, उनके जियोलॉजिकल चीफ तक, बिल्कुल। सबको ईरान पर ही आकर और इजराइल ने ईरान ने अब मारा एक है। और इल्ज़ाम भी लगाया है, उनके नायब सदर जो है मोहम्मद जवाद ज़रीफ, उन्होंने इजराइल पर एक और इल्ज़ाम भी लगाया है कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के लिए कुछ सामान खरीदा, उस टेक्नोलॉजी में इजराइल की जानिब से धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। माजी में लेबनान में पेजर हमने देखे हैं, हमले भी हुए, और इसराइल किस हद तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए खतरा साबित हो सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इजराइल की पूरी ख्वाहिश है और पूरी कोशिश है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल ना हो सके, और वो उसके लिए किसी हद तक भी जा सकता है। और हमारे पास इराक की मिसाल मौजूद है कि उसने सद्दाम हुसैन साहब के दौर के अंदर बगदाद पर इसी किस्म का हमला किया था, और उनकी जो न्यूक्लियर थी जगहें, उनको उन्होंने तबाह कर दिया था। तो ईरान को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ देखिए, अभी उनके वज़ीर ख़ारिजा जो जा रहे हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि हम 20 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ईरानी रजीम को तब्दील कर दिया जाए। तो ईरान को बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आने वाले वक़्त के अंदर दरपेश होंगे। एक तरफ न्यूक्लियर चैलेंज होगा, एक तरफ उनकी रजीम चेंज का होगा, और एक तरफ 5+1 के क्या मुज़ाकरात कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि ट्रम्प ने इस मुआहदे को भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन जी। बाइडेन साहब के ये दोबारा से मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो क्या ये कंटिन्यू रहेंगे या ये भी खत्म हो जाएंगे? तो बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में ईरान को देखनी पड़ेगी।